ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन, जो आपको गुडविल चैप्टर में भी चाहिए और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब जगह चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन। और जो आप थर्ड बुक करेंगे उस टाइम पे भी आपको चाहिए। थर्ड बुक में आपका जब रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा और इसमें मिस्टेक बच्चे करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, जब आप गुडविल कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट गिवन होती है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, वट एवर अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बट वो इतनी ईजी नहीं है, उसमें कुछ वर्क करवाया जाता है। वर्क क्या करवाया जाता है कि आपसे कि आप जब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, देयर आर टू अप्रोच टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटीज अप्रोच और एसेट अप्रोच। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा विच एवर हैज बीन गिवन इन द न्यूमेरिकल कि आपको लायबिलिटीज अप्रोच लगानी है या एसेट अप्रोच लगानी है। उसके बाद भी अगर मैं बता रही हूँ ये कैपिटल एम्प्लॉयड की ही कैलकुलेशन बच्चे गलत करके गुडविल वैल्यूएशन गलत कर लेते हैं और उसका इंपैक्ट बहुत मेजर आता है, क्योंकि गुडविल जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी जनरल एंट्री होती है वो भी गलत हो जाती है। 3 मार्कर में भी ये पॉइंट आता है, लॉन्ग में भी आता है, रेशियो एनालिसिस में भी चाहिए, आपको बेसिक गुडविल चैप्टर में भी चाहिए, पीएसआर में भी चाहिए। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी जगह है तो गलत क्यों करना है बच्चे, समझ लो क्या है। देखिए, जो फॉर्मूला है लायबिलिटीज अप्रोच पहले मैं ले लूं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको सारी टर्म। SHF शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या है कि शेयर होल्डर कितना पैसा लगा हुआ है। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कंपोनेंट क्या है, मैं बैलेंस शीट के ही ले रही हूँ, कंपनी अकाउंट्स में जैसे बैलेंस शीट होती है वही टर्म ले रही हूँ, यही आपको ज्यादातर चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड में आपकी क्या क्या एलिमेंट आते हैं, इसमें आपकी आती है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड में क्या नहीं, बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है वो शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की हो सकती है। तो कैपिटल अगर पार्टनरशिप है तो तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल लेंगे, ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व और P&L, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस, RS एंड मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज द पार्ट ऑफ योर लायबिलिटीज अप्रोच। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यानी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कैसी हो सकती है, आपने टर्म लोन लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो पैसा। आप अगर लोन ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं, आपको उसे बिजनेस में इन्वेस्ट ही करना है ना, तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड ही तो हो गई। इसी तरीके से कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो वो भी अगर क्वेश्चन में है तो वो भी पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए। इसके अलावा अगर आपने अपनी ही कंपनी के डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड करते हुए, वो डिवेंचर्स भी क्यों इशू करते हैं, क्योंकि वो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो बेसिकली जो आपको करना है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आपका फॉर्मूला तो है ये, ठीक है जी। बट कुछ एक्सक्लूजन है जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। शेयर और ये बेसिकली ज्यादातर आपके यही 3 एलिमेंट से ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। ये एलिमेंट बहुत रेयर मिलते हैं आपको, बट आपको पता होने चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सक्लूजन है, अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होती। अगर आपकी बैलेंस शीट में जो इससे आप निकाल रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको अमाउंट मिलेगी उसे आप बिजनेस में वापस नहीं लगाओगे, वो है आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी आपने कंसिडर नहीं करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड में। और दूसरी चीज फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो भी आपको कंसिडर नहीं करना है। तो 3 एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं। ये आते कम है लेकिन बेसिकली अगर आप लायबिलिटी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। और ये बहुत जगह अप्लाई होता है। हमारी मिस्टेक्स छोटे छोटे लेवल पे हो जाती है, वो छोटे छोटे लेवल में मिस्टेक्स नहीं करनी है और उसकी वजह से बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। अब जो दूसरी आपकी अप्रोच है, दैट इज द एसेट अप्रोच, उसमें हमें क्या लेनी है, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स तो आपकी क्या है, बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स आपने ले ली
और लेस करनी है करंट लायबिलिटी। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, बुक्स में अगर आपकी एसेट्स में गुडविल गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट गिवन है लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उसे भी लेस कर दीजिए। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान से करेंगे तो मेरे हिसाब से मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में। बेसिकली जब आप गुडविल चैप्टर में करते हैं ना, तो आपका काम शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से कवर हो जाता है अगर लायबिलिटी अप्रोच है, क्योंकि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बहुत रेयर गिवन है। लेकिन जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें सारी टर्म्स लेनी है, तो ध्यान रख के चलना है, आपका काम तो बन ही जाएगा और करते रहिए। और अगर आपको लगता है, यहां मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक में मुझे वीडियो बनाने दीजिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मोस्टली अगर मुझे कोई मैसेज भी कर रहा है तो आई एम ट्राइंग टू कवर दोज टॉपिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प मुझे लगता है इन वीडियो से हो सकती है। ऑल द बेस्ट।